Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now let's talk about the Industrial Revolution, जिसे आप औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये चैप्टर आ रहा है। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड हमने वीडियो डाल दी है। और फाइनली अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम क्वेश्चन इसमें कलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाने जा रहे हैं द ग्रेटेस्ट फिलोसफर, और इन्हें ना जाने क्या क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स जो है वो सोशलिज्म के बारे में क्या जानते हैं या सोशलिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स की क्या राय है। असल में कार्ल मार्क्स पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में थे, इसीलिए उन्होंने समाजवाद एक ऐसी विचारधारा बनाई जो इंग्लैंड में सबसे पहले सही तरीके से एप्रोप्रिएट तरीके से अप्लाई हो सकेगी। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन यही था कि आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स की ओपिनियन क्या है सोशलिज्म के ऊपर। तो क्योंकि कार्ल मार्क्स एक विचारक है, एक विद्वान है, जिसे आप थिंकर एंड स्कॉलर बोलते हैं, उन्होंने बहुत ये जितनी भी सोशलिज्म की थ्योरी है ना, वो साइंटिफिक लाइन बेस्ड इस पर बोलने की कोशिश करा है। तो समाजवाद सिस्टम क्यों होना चाहिए इंग्लैंड में या यूरोप की सारी कंट्रियों के अंदर, उसमें कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक दृष्टि से इन चीज़ों को बताया। तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से समाजवाद इसलिए होना चाहिए क्योंकि पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्ट जो है ना, वो पूरी सभी सामाजिक बुराइयों का मेन कारण होता है, सोशल ईवल का मेन कारण होता है। क्या? कैपिटलिस्ट। यानी कि अगर कोई भी कंट्री समाजवादी को ना अपना के पूंजीवादी विचारधारा रखती है तो उसकी कंट्री में सोशल इवल्स यानी कि सामाजिक बुराइयां होगी ही होगी, है ना। और समाजवाद के अंदर निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, कार्ल मार्क्स यही सोचते थे कि जिस तरीके से इंग्लैंड में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो जिनके पास इंडस्ट्री थी, जिनके पास फैक्ट्री थी, उनके पास फैक्ट्रियां बनते ही जा रही थी और बेचारे गरीब लोग जो उन फैक्ट्रियों में रह के वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मालिकों को प्रॉफिट देते थे, लेकिन खुद का कोई प्रॉफिट नहीं होता था। तो इसीलिए समाजवाद के अंदर निजी संपत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे तो अमीर वर्ग और अमीर होता रहेगा और गरीब वर्ग और गरीब होता रहेगा। उनका मानना सिर्फ इतना सा है कि कुछ भी प्रोडक्शन होता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उनका मानना सिंपल सा ये है कि वो पूरी तरीके से नेशनलाइज होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सरकार का इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, है ना। इसीलिए पूंजीवाद अपने आप में एक विनाश का जीव है, एक डिस्ट्रक्शन सीड्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें होता यही है कि औद्योगिक श्रमिक एक ऐसा बल है जो पूंजीवाद को नष्ट कर सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री वर्कर को सबसे पहले सोशलिज्म की आइडियोलॉजी लाई गई, और यही सेम पूरी की पूरी आइडियोलॉजी रशिया में चली, जर्मनी में चली, फ्रांस में भी हमने देखा वहाँ के राजाओं को कैसे हटाया गया। बहुत सारी हिस्ट्री है, तो ये भी कहीं ना कहीं 11th क्लास से रिलेटेड था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, तो उससे फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, ये वो क्वेश्चन बता रहा है। तो देखिए खेती के लिए अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो सिंपल सी बात है, नए नए टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, नए नए हथियार बनेंगे और खेती के अंदर यूज़ होने वाले नई मशीनें बनेंगी। तो बस सिंपल सी बात है, कच्चे माल की मांग बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल की मांग बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन होगा, और बेचारे जो खेती में काम करने वाले मजदूर थे, अगर मशीनें बन जाएंगी तो बेचारों का कहीं ना कहीं रोजगार भी छिन सकता है। तो ये इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों था। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से खेती भी प्रभावित होती है,
ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पक्की सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से माल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होती है। तेज परिवहन के लिए पक्की सड़कें बनाई जाती है। रेलवे, ट्रेन, इन सब को भाप के इंजन से यूज़ किया जाने लग गया, जबकि पहले आपको पता है कोल से इस्तेमाल किया जाता था। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार ने पूरी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान बैठा हुआ व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से संचार कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्ट हुआ। इवन ट्रेड पे क्या फ़र्क पड़ा? ट्रेड पे तो इतना बड़ा फ़र्क पड़ा कि एक ट्रेड जो सिर्फ अपनी ही कंट्री में होता था, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री से बहुत तेज़ी से व्यापार कर सकती थी। इससे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था वो रैपिडली ग्रोथ हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात कर लेते हैं। भाई लोगों का ऐसा मानना है कि इंग्लैंड ही एक ऐसी कंट्री क्यों है कि वहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कारण देना है। और भी दूसरी कंट्री हो सकती है, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारी कंट्रियाँ हो सकती है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, या इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्यों हुआ? तो भाई इस चैप्टर से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। पूरे चैप्टर को मैंने इतनी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आप बहुत आसानी से चैप्टर को कवर कर लोगे। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड ही एक ऐसी कंट्री क्यों बनी थी जहाँ पे सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ? तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखिए भारत के अंदर राजनीतिक स्थिरता कभी देखी नहीं गई है, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, डिसीजन बहुत आसानी से लिए जा सकते थे। दूसरा एकमात्र कारण लोहा, कोयला और प्राकृतिक संसाधन, इसका भंडारण मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था। इंग्लैंड पूरी तरीके से शुरुआत से ही इकोनॉमिक बेस बहुत मजबूत था। दुनिया में मैं बोल सकता हूँ इंग्लैंड कई देशों के साथ उस समय पे ट्रेड पहले भी कर रहा था। इंग्लैंड के अंदर श्रमिक लेबर जो थे सबसे सस्ते मिल रहे थे। दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और ऐसा लोगों का मानना है कि लगभग 26,000 आविष्कार हुए थे उस टाइम पीरियड पे। सोचिए 26,000 आविष्कार बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 4 की। इंग्लैंड के अंदर अगर औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके फीचर्स बताने हैं। तो फीचर्स तो भाई बहुत सारे हैं, सिंपल सी बात है। गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन बिग फैक्ट्री इंस्टेड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। पहले कुटीर उद्योग होता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से जब सामान बन रहे थे वो बड़े बड़े कारखानों में बन रहे थे। मशीनों ने औद्योगिक क्या कहते हैं, मशीनों ने कहीं ना कहीं मानव जाति के ऊपर बोझ बहुत कम कर दिया। जो काम 10 घंटे में होता था वही काम अब 1 घंटे के अंदर हो जाता है ना। हाँ हुआ तो ये, इससे रोजगार, देखिए इंडस्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये मुख्य विशेषता है। और कहीं ना कहीं जो बेचारे कुटीर उद्योग थे, जो घर में काम कर रहे थे, उनका उद्योग छिन भी सकता है ना। औद्योगिक क्रांति के कारण कृषि में बहुत तेज़ी से विकास देखने को हमें मिला। संचार और परिवहन, जैसे आप कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से विकास हमें देखने को मिला। और साथ में प्रोडक्शन, जो गुड्स थे वो बहुत तेज़ी से सस्ते रेट में मिलने लग गए, क्योंकि मशीनों की वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई जाने लग गई। तो जो चीज़ें ज़्यादा बनती है, सिंपल सी बात है, वो चीज़ें सस्ती ही बिकती है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। अगर हम ये बताएं कि औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या थी इंग्लैंड के अंदर, तो यही था कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स था ठीक ठाक, इसलिए उन लोगों ने उसका इस्तेमाल करा। पैसा उन लोगों के पास था, इसीलिए वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। रॉ मटेरियल, जो चीज़ें मिल रही थी, कोयला, कच्चा तेल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, तेल, बिजली, कोयला, ये सारी चीज़ें थी। और इन सब को बनाने के बाद बाज़ार, जैसे आप मार्केट बोलते हैं, वहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रोथ देखी जा रही थी। इसी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ, अगर कहीं पे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा ना, तो आप इसको याद रखना पड़ेगा। ये 5 नहीं, ऐसे बहुत से कारण होते हैं। लेबर भी आप इसमें डाल सकते हैं, सस्ती लेबर मिलना भी कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है ना, फेवरेबल कंडीशन है। तो
तो इसीलिए भाई तो यहाँ पे इंग्लैंड में यही हो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपको ये बताना है कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसके संदर्भ में आपको ये बताना है कि श्रमिकों की स्थिति कैसी थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में श्रमिक जो लोग थे वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, तो बेचारे जो लेबर थे जिससे आप वर्कर इन इंग्लैंड बोलते हैं, आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे उन लोगों की कंडीशन कैसी थी। क्या वो जितने ज़्यादा फैक्ट्री बन रही थी लोगों को रोजगार मिल रहा था तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था या बुरा था, मेनली ये कहना है हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे मजदूरों को बेचारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जिस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर हुआ था उन्हें 15 से 18 घंटे काम करना पड़ता था, मतलब दिन में 24 घंटे। आप सोचिए अगर आपको 15 से 18 घंटे काम करना पड़ रहा है तो आप तो मोस्टली टाइम अपने वर्क प्लेस पे अपना खुद का जीवन जी नहीं पा रहे हो। बेचारे उन लोगों को स्लम इलाकों में जो गंदे से इलाके होते हैं, गंदगी और कचरों के ढेर में, कचरों के घर के आसपास उनका घर होता था, तो ये इनका जीवन था। कार्यस्थल जो था बेचारों का, जहाँ पे वो लोग काम भी करते थे ना, वहाँ पे सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट नहीं था, इसलिए बच्चे, महिलाएं, मेंस बहुत मारे जाते थे। उनका हेल्थ सिस्टम ना इतना ज़्यादा ख़राब था कि कम से कम दिन प्रतिदिन उनके जो मरने की उम्र थी ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही थी। मैनचेस्टर, लाइकेशर, मैंने ऐसे बहुत सारी बताई थी जगह जहाँ पे मैक्सिमम एज 14 साल होती थी बच्चों के जीने की। तो सोचिए, दूसरी बात ये कि महिलाओं और बच्चों को पुरुष की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, इसलिए ज़्यादातर फैक्ट्री ऑनर्स महिलाओं को और बच्चों को क्या कहते हैं उस पर रखते थे काम पे, ताकि वो लोग कम भी पैसे ले और ज़्यादा समय तक काम भी कर सके। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा सकता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वर्कर की कंडीशन जो इंग्लैंड में थी। क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करेंगे। डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वो क्या पड़े थे। समाज में बहुत ज़्यादा पड़े थे, जैसे कि जनसंख्या का वृद्धि होना, लिविंग स्टैंडर्ड जो था लोगों का मैं बोल सकता हूँ गिर जाना, नए एलाइट्स यानी कि नई क्लास, नई जो एलाइट्स थे मजदूर वर्ग, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब थे, और पूंजीपति जिनकी फैक्ट्रियां थी वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। तो ये बहुत ज़्यादा गैप हो गया था इन लोगों के बीच में। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तो हमें देखा गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि खेती की पैदावार, उच्च पैदावार की वजह से कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि ज़मीनों की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी थी वो भी लॉस होती जा रही थी। तो ये सामाजिक और आर्थिक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उससे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या प्रभाव पड़ा। हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमिक, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक जो थी, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड के अंदर तो क्या इंग्लैंड की इकोनॉमी पे कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा होगा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोड्यूस सरफस गुड दैट फील द इंडियन मार्केट विद मशीन गुड्स फूड। देखिए, आपकी मदर जो थी ना वो नॉर्मली ऊन से बनाया हुआ स्वेटर जो था वो आपको पहनाती थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के अंदर हुआ तो आप देखेंगे आर्टिफिशियल नहीं तो मैं कह सकता हूँ स्टाइलिश स्वेटर जो थे वो बनने चालू हो गए थे उस टाइम पीरियड पे, और भारतीय बाजार ना पूरी तरीके से ऐसी चीज़ों से भर गया था, यानी कि उनके खुद के सामान जो थे कम थे और बाहर की जो मशीनें थी या बाहर के जो सामान थे वो ज़्यादा थे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरा ये था कि औद्योगिक क्रांति ने पूरी तरीके से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी तरीके से भारत में रहने वाले जो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिशंस थे ना उनका पूरी तरीके से बिजनेस चौपट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से अगर फ्रिज बना होगा तो फ्रिज बनने के बाद जो बेचारे मटके बनाते थे कुम्हार, तो सोचिए उनका लाइफ कहाँ चला गया होगा, बेचारों को तो उनका बिजनेस ही ख़त्म हो गया होगा। तो ये एक दिक्कत वाली बात थी, है ना। दूसरा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट forced Indian farmer to sell their raw material to the British factory owner to cheaper rate। और ये भी बहुत बुरी बात थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो ब्रिटेन थे उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता था, इसलिए वो भारतीय किसानों को सस्ते दर पे कहते थे कि आपको अपना सामान जो है हमारी ही फैक्ट्री में बेचना पड़ेगा। ये बुरी बात थी। द अनएम्प्लॉयमेंट आर्टिशंस अगेन बिकम द फार्म लेबर। जो बेचारे वो आर्टिशंस थे, आर्टिशन मतलब कारीगर, जो चीज़ें बनाते थे ना वो खेती फिर से बेचारे खेत के मजदूर बनने पे वो हो गए बेचारे पूरी तरीके से।
क्योंकि उनका अपना खुद का बिजनेस नहीं था। भारत में जो विदेशी सरकार थी उसने भारतीय वस्तु पर ज़्यादा शुल्क भी लगा दिया, तो इससे इंडियन गुड्स जो थे वो बिक ही नहीं रहे थे मार्केट के अंदर और बाहर की चीज़ें ज़्यादा बिक रही थी। तो ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा सकता है। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको ये बताना है, डिस्कस द डेवलपमेंट इन ब्रिटेन एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 18th सेंचुरी। यानी कि ब्रिटेन के अंदर क्या डेवलपमेंट हुए और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर क्या डेवलपमेंट देखे गए। तो कहने का मतलब ये डेवलपमेंट यही था कि लोगों की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई थी। बैंकिंग फैसिलिटी पैसों की आने की वजह से उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। अमेरिका के अंदर बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनियां बनी, लेकिन एशिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां बनी और इन सभी लोगों ने लंदन के अंदर अपने ऑफिस बनाए। रेलवे लाइन बहुत तेज़ी से बने, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, कच्चा माल जो था बाहर के देशों से आयात किया जाने लग गया इंग्लैंड के लिए। तो ये बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट तो बहुत सारे हैं, आप इसमें तो अपना बना के भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर लोग काम करते थे, मजदूर वर्ग जो था ना वो बेचारा काम कर रहा था। अब मजदूर वर्गों के साथ आपको पता है कि 15 से 18 घंटे बेचारों को काम करना पड़ रहा है। तो इन लोगों की मदद करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हुआ। अगर ट्रेड यूनियन बनाया जा रहा था उस टाइम पीरियड पे इंग्लैंड के अंदर, तो उनका बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, यानी कि मेन पर्पस क्या था। तो आप देखेंगे ट्रेड यूनियन जो है बेसिकली एक ऐसी एसोसिएशन होती है जो वर्कर्स के बारे में मिलती है और वर्कर्स जो है पूरी तरीके से अपना जो उनका मुख्य लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए इस एसोसिएशन का साथ देते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इनको लड़ना है वेल बीइंग ऑफ वर्कर के लिए, यानी कि जो बेचारे श्रमिक लोग हैं उनके लिए संघर्ष करना है। टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड माल प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री। इवन इन लोगों को फाइट ये भी करना है कि उनके खिलाफ जो इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, और माल प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया कुप्रथाएं, जैसे कि महिलाओं को काम पे रखना और मेंस को काम पे नहीं रखना, बच्चों को काम पे रखना, तो ये गलत था। इवन ये लोग इसलिए भी लड़ रहे थे कि उनकी वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशंस को ठीक किया जाए। सपोज़ अगर आप भी कहीं काम करने जाते हैं, आपकी फैमिली में से कोई काम करने जाता है और वो बेचारा 12 से 15 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, लेकिन जहाँ पे उतना समय दे रहा है वहाँ पे वर्क प्लेस भी गंदी है, साफ़ सुथरी नहीं है, तो सोचिए उसे कैसा फील होगा, है ना। तो ये सबसे बुरी बात थी। ट्रेड यूनियन इसी के लिए काम करते थे। इवन ट्रेड यूनियन इसलिए भी काम करते थे कि मज़दूरों को अच्छी हायर वेज मिले, कम पैसा नहीं मिले, क्योंकि बेचारा 18 घंटे काम कर रहे हैं और बेचारों को कम पैसे मिल रहे हैं, ये सबसे बुरी बात। तो बेहतर सर्विस और फैसिलिटी तो चाहिए, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये ट्रेड यूनियन का काम होता है और ये हर जगह ऐसा ही देखने को मिलता है। सो दिस इज़ अबाउट द 10 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपको कैसे लगे क्वेश्चन ज़रूर अपनी राय रखिएगा और जल्द ही मिलते हैं अब हम अगले चैप्टर में जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।